अरे आग लगे ऐसी नौकरी को, अपना पेट झाया नहीं संभाल सकती तो क्या ही उम्मीद करूं इससे। 32 साल की सिया लैपटॉप पर बैठी है, ईयरफोन लगाए, मीटिंग में व्यस्त। उसका पति राघव अपनी 6 महीने की बच्ची को गोद में लिए दूध पिला रहा है। अब सिया अपने करियर की मीटिंग में लगी थी, तब घर में कुछ और ही मीटिंग चल रही थी। सास शारदा देवी और ससुर सुरेश बाबू कमरे में घुसते हैं। शारदा देवी चिल्लाते हुए कहती है, अब बहुत हो गया बहू, नौकरी नौकरी कब तक चलेगा ये? बच्चा संभालने का वक्त नहीं है, घर बिखरा पड़ा है। सही कह रही है शारदा, बाहर की दुनिया छोड़ो, पहले घर को तो देखो, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है बहू। मम्मी जी, राघव देख रहे हैं ना परी को। परी जितनी मेरी बेटी है उतनी ही राघव की भी तो है। हम दोनों मिलकर जिम्मेदारी बांट रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है ना बहू। परंपरा यही कहती है कि माँ ही बच्चे को संभालती है। औरत का पहला काम घर होता है, बाहर नहीं। अरे क्या जरूरत है ऐसी नौकरी की? मैं तो कहती हूँ नौकरी ही छोड़ दो, तभी तुम घर अच्छे से संभाल सकोगी। इतना कहकर शारदा देवी और सुरेश बाबू वहां से चले जाते हैं। सिया की आंखें भर आती है। बचपन से मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत करके ये नौकरी पाई। मम्मी जी ने एक पल में कह दिया कि नौकरी छोड़ दे। क्या मेरे सपनों का, मेरी खुशियों का कोई महत्व नहीं है? क्या एक लड़की को शादी के बाद सिर्फ घर ही संभालना पड़ता है? तभी राघव सिया के कंधे पर हाथ रखता है। सिया, तुम रो मत, तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी को घर संभालने के लिए और परी को संभालने के लिए कोई चाहिए ना, तो मैं छोड़ देता हूँ नौकरी। ये आप क्या कह रहे हैं राघव? आप क्यों अपना करियर दांव पर लगा रहे हैं? आपका करियर, आपके सपने खत्म करके मैं अपने सपने पूरे करूं, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है सिया, मेरा तो नौकरी करने का कभी मन था ही नहीं। पापा ने जबरदस्ती MBA करा दी, फिर मजबूरन जॉब करनी पड़ी। मैंने फैसला कर लिया है सिया, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। अब ये दौड़ मेरी नहीं रही, मैं थक गया हूं। अब मैं हाउस हस्बैंड बनना चाहता हूं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे आपके हाउस हस्बैंड होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप भी अपने मन का कर सके और मैं भी, और हमारी परी भी अच्छे से पल सके। तुम्हें कोई शर्म तो नहीं लगेगी ना कि तुम्हारा पति हाउस हस्बैंड होगा? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे ये सोचकर ना जीते हैं हम और ना ही मरते हैं। जो लोग हमारा सुख दुख नहीं बांटते, उन्हें हमारे फैसले पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। अगले ही दिन राघव ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब वो एक फुल टाइम पापा और घर वाला था। लेकिन जब ये बात शारदा देवी और सुरेश बाबू तक पहुंची तो घर में भूचाल आ गया। क्या, तूने नौकरी छोड़ दी? क्या मजाक बना रखा है राघव? मर्द होकर घर बैठेगा और औरत कमाएगी? किस दुनिया में जी रहा है तू? अरे तू तो मर्द कहलाने लायक नहीं रहा, जोरों का गुलाम बन गया है पूरी तरह। अब पोछा भी लगाएगा क्या? अगर जरूरत पड़ी तो वो भी कर लूंगा माँ। बेटी के लिए कोई काम छोटा नहीं होता, तो फिर बेटे के लिए क्यों? बेटी के लिए या बीवी के लिए घर की औरत बनकर रह गया है तू। अरे तू ही था जिससे हमने वंश आगे बढ़ाने की उम्मीद की थी, और तूने तो घर की ही इज्जत नीलाम कर दी। मम्मी जी, पापा जी, इज्जत काम से नहीं इंसानियत से मिलती है। राघव ने कोई गुनाह नहीं किया है, वो अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा बलिदान कर रहा है। जब एक औरत घर संभालती है तो सब कहते हैं क्या पत्नी है। जब एक मर्द वही करे तो लोग कहते हैं जोरू का गुलाम। क्यों माँ, क्यों पापा? तुम दोनों ने जब फैसला कर ही लिया है तो हमारी दीवार में सर मारने से क्या होगा? लेकिन सोचा है जब बाहर के लोग बातें बनाएंगे तो क्या होगा? सब हंसेंगे तुम पर राघव। मम्मी, बाहर के लोगों को भी देख लेंगे। वैसे भी हमारा घर बाहर के लोग नहीं चलाते। इतना कहकर राघव और सिया वहां से चले जाते हैं। दोपहर के समय मोहल्ले की कुछ औरतें शारदा से मिलने उसके घर आती है। उस समय सिया ऑफिस का काम कर रही है और राघव अपनी बेटी परी के साथ खेल रहा है। अरे राघव बेटा, आज ऑफिस नहीं गए? छुट्टी है क्या तुम्हारी? इससे पहले राघव कुछ कहता, शारदा खिसियाते हुए कहती है, हाँ वो क्या है ना, उसके ऑफिस में कुछ काम चल रहा है तो आज छुट्टी है, अब सब बैठो ना। सभी औरतें बैठकर बातें करने लगती है। अरे शारदा बहन, जरा चाय बनवा लो ना बहू को कहकर। शारदा ये सुनकर खिसिया जाती है। अरे बहू को क्यों परेशान करना, मैं बना लेती हूँ। अरे शारदा बहन, बहू के होते हुए तुम क्यों काम करती हो? राघव ये सब सुन रहा था। मैं चाय बना देता हूँ, माँ को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सिया को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। राघव सबके लिए चाय बनाकर लाता है। उसे देखकर पड़ोसन पहले तो हैरान होती है, फिर राघव का मजाक बनाने लगती है। अरे वाह, अब तो राघव जी ने होटल खोल लिया क्या? मर्द होकर घर में चाय परोस रहे हैं।
हमारे घर में तो लड़के ऑफिस जाते हैं और यहाँ तो बीवी के भरोसे घर चल रहा है। कहीं बहू ने डरा धमका के घर तो नहीं बिठा दिया आपको? सच सच बताइए राघव जी। पड़ोसनों की ऐसी बातें सुनकर शारदा देवी के सीने पर तो सांप ही लौट गए, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रही थी। राघव को भी पड़ोसनों के ताने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस सबको चाय नाश्ता परोस रहा था। तभी वहां सिया आ जाती है और पड़ोसनों की बातें सुन लेती है। क्या चाय परोसना सिर्फ औरत का काम है, या फिर प्यार से घर वालों की सेवा करना अब मर्दों के लिए गुनाह हो गया? सिया को देखकर पड़ोसनें खिसिया जाती हैं। अरे बहू, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम बुरा मान गई क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये समझा रही थी कि मर्द अगर औरतों जैसे काम करे तो वो मजाक बन जाता है, और जब औरतें मर्दों के बराबर नौकरी करें तो कोई तारीफ की दो शब्द तक नहीं बोलता। वैसे सब कहेंगे लड़का और लड़की बराबर है। अगर सच में बराबर है तो फिर ये भेदभाव क्यों? यही रिवायत है बहू। चार लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा? समाज हमारे घर का किराया नहीं देता, ना ही हमारे बच्चों को पालता है, तो उसे ये तय करने का हक भी नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में कौन चाय बनाए, कौन नौकरी करे। और वैसे भी चाय बनाना तो कला है, जो लोग सिर्फ ताना मार सकते हैं वो क्या जाने स्वाद की अहमियत। सभी औरतें थोड़ी असहज हो जाती है। आप सबका स्वागत है, आते रहिएगा। यहाँ चाय के साथ जीवन का ज्ञान भी मिलता है। पड़ोस की औरतें चली जाती हैं। राघव चाय के कप समेट रहा है। सिया डाइनिंग टेबल के पास खड़ी है। शारदा देवी वहीं सोफे पर बैठी है, चेहरा तना हुआ। वाह बेटा, अब तो औरतों की सभा में भी तू चाय परोसने लगा है। कभी सोचा नहीं था तेरा मर्द होना ऐसे मिट्टी में मिल जाएगा। मोहल्ले की औरतें इतना सुना कर गई, कुछ शर्म आ रही है कि नहीं? मां, मैंने कुछ चोरी नहीं की, मैंने अपना घर संभालने का फैसला किया है। घर संभालना औरतों का काम होता है। तू तो बहू के पायल बांधकर नाचने लगा, वही बाकी रह गया है। मम्मी जी, अगर कोई मर्द बीवी के लिए चाय बनाता है, बच्चा पालता है, तो उसका अपमान क्यों? वो तो एक सच्चा जीवन साथी है। और तो क्या महारानी है जो बस नौकरी करेगी? बहू बन के आई थी या बॉस बन के? मां, सिया मेरी बीवी ही नहीं, मेरी पार्टनर भी है। जो मैं नहीं कर पा रहा हूं वो कर रही है, और जो वो नहीं कर पा रही है मैं कर रहा हूं। यही तो बराबरी है। बराबरी? हाँ, बराबरी के नाम पर बहू ने तुझे नौकर बना दिया और तू हंस के मान भी गया। क्या दिन आ गया, बेटे बाप की इज्जत मिट्टी में मिला रहे। मम्मी जी, इज्जत कपड़े, पैसा या समाज से नहीं मिलती, इंसान की सोच और नीयत से मिलती है। और राघव जैसा पति इस घर की सबसे बड़ी शान है। तुम लोगों से तो बहस करना ही बेकार है। कुछ भी कह लूं, कोई असर ही नहीं पड़ता। शारदा बड़बड़ाती हुए अपने कमरे में चली जाती है। घर में सब्जियां और राशन खत्म हो गया है, मैं लेकर आता हूं। राघव झोला लिए बाजार में खड़ा है, टमाटर और आलू छांट रहा है। आसपास मोहल्ले की 3-4 महिलाएं खड़ी हैं। सब्जी वाली जोर जोर से हंस रही है। अरे देखो देखो, आज फिर मिसेस राघव जी आई हैं सब्जी लेने। बहुओं की मंडली में नए मेंबर का स्वागत है। मिस्टर से मिसेस बनने का शानदार ट्रांसफॉर्मेशन। अब भाभी लोग ऑफिस जाएंगी और भाई साहब घर का झाड़ू पोछा करेंगे। वाकई जमाना बदल गया है। अब से बिल पर नाम क्या लिखूं? राघव कुमारी? सभी औरतें हंसने लगती है। राघव को उनकी बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। वो चुपचाप पैसे देता है और सब्जी उठाकर मुड़ता है। शारदा देवी और सुरेश बाबू भी मार्केट से जा रहे थे। वो लोग ये सब देख लेते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। तेरी की, ये दिन भी देखना था। बेटा मेरा मर्द होकर गली की औरतों में बैठकर टमाटर छांट रहा है और ये सब उसे हंस हंस के मिसेस राघव कह रहे हैं। अब बहुत हो गया, ये सब क्या तमाशा है राघव का? क्या कोई मर्द ऐसा करता है? राघव जब घर आता है तो शारदा और सुरेश बाबू उस पर बरस पड़ते हैं। घर संभालना था तो चुपचाप संभालता, मोहल्ले में जाकर नाक मत कटवा। ये सब्जियां उठाने का काम क्या तुझे ही मिला था? सुन राघव, अब ये नौटंकी बंद कर तू। मर्द है या मजाक है तू? पूरा मोहल्ला हंस रहा है हम पर, हमें शर्म आ रही है। पापा, अगर मैं ऑफिस जाता, सिया सब्जी लाती, तब कोई कुछ नहीं कहता ना। तो फर्क सिर्फ इतना है कि मैं मर्द होकर ये कर रहा हूं। मर्द होकर घर का झोला उठाने वाला तुझसे तो अच्छा होता कोई बेटी ही हो जाती। कभी कोशिश की है मां समझने की कि ये बेटी, बेटा, बहू, मर्द, इन सबसे पहले मैं इंसान हूं, और इस इंसान को उसकी बेटी की हंसी चाहिए, ना कि समाज की ताली। कभी कभी मर्द रोते नहीं, बस चुपचाप सब्जियां उठाते हैं। जहां औरतों को सम्मान मांगा जाता है,
वहां मर्दों की भावनाओं को अक्सर मजाक बना दिया जाता है, पर राघव जानता था वो किसी से हार नहीं रहा था, वो अपने प्यार और जिम्मेदारी में जीत रहा था। शारदा देवी इन सबसे परेशान थी कि उनका सर दर्द बढ़ाने उनके पास उनकी बड़ी ननद का फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि बड़ी ननद कुछ दिन के लिए घर पर आ रही हैं। शारदा देवी के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, वो खिसिया जाती हैं। अरे दीदी, आप आ रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत दिन हो गया आपको देखे। हाँ बिल्कुल, राघव सिया भी ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। शारदा देवी फोन रखती है। अब तो गई भैंस पानी में, अब इनकी ही कमी थी। अगर दीदी को पता चल गया कि राघव घर पर बैठकर बच्चा संभाल रहा है और बहू नौकरी कर रही है तो सब जगह ढिंढोरा पीट देगी, समाज में तो नाक ही कट जाएगी हमारी। शारदा और सुरेश बाबू साथ बैठते हैं और बात करते हैं। दीदी तो कभी माफ नहीं करेंगी अगर उन्हें राघव की नौकरानी वाली हालत पता चली। हमें कुछ दिन सब नॉर्मल दिखाना होगा, बस उनके जाने तक का ड्रामा करना है। राघव परी को दलिया खिला रहा था, सिया ऑफिस का काम कर रही थी। शारदा दरवाजे पर आकर रुकती है। बेटा जरा 2 मिनट बात करो। हाँ मां, कहिए। वो कल ना दीदी आ रही है, कुछ दिन यहीं रहेंगी। तुम दोनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस उनके सामने सब नॉर्मल दिखाना। मतलब? मम्मी जी सब नॉर्मल ही तो है। मतलब ये है कि राघव कुछ दिन के लिए ऑफिस जाने का बहाना करे और तुम घर पर रहो, जैसे पुराने जमाने की बहुएं रहती थी। थोड़ी साड़ी वाड़ी पहनो, थोड़ी शालीनता दिखाओ। तो बुआ जी के सामने एक्टिंग करनी है। माँ, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? बुआ जी से सच क्यों छुपाना? बुआ जी अपनी ही तो घर की हैं, क्या अपने लोग भी सच्चाई नहीं झेल सकते? छोटे हो, समझ नहीं सकते। इज्जत समाज में ऐसे ही बनी रहती है, थोड़ा दिखावा जरूरी होता है। तुमको जितना कह रही हो उतना कर लो ना, इतना एहसान काफी होगा तुम दोनों का। ठीक है मम्मी जी, अगर इससे आपके मन को शांति मिले तो कुछ दिन के लिए हम ये नाटक कर लेंगे, लेकिन ये आखिरी बार होगा। कभी कभी सच से बड़ा बोझ झूठ का दिखावा होता है। सिया और राघव जानते थे ये नाटक छोटा है लेकिन असर गहरा। बड़ी बुआ यानी गौरी देवी भारी साड़ी और गहनों में लदी हुई एंट्री करती है। सब उनके स्वागत में जुटे हैं। सिया साड़ी में, राघव फॉर्मल कपड़ों में, सब कुछ एकदम पारंपरिक दिखाने की कोशिश हो रही है। वाह शारदा, तूने तो कमाल कर दिया। बहू देख कितनी सलीकेदार लग रही है। और राघव भी ऑफिस जा रहे हो बेटा? जी बुआ जी, थोड़ी देर में निकलूंगा। सब भगवान की कृपा है दीदी, सब ठीक चल रहा है। पर हर झूठ की एक एक्सपायरी डेट होती है और किस्मत में फैसला किया था कि आज ही वो दिन है। राघव बच्ची को गोद में लिए पार्क में बैठा है, दूध की बोतल से बच्ची को दूध पिला रहा है और गौरी देवी वॉक करते हुए वहां से निकलती है और उनकी नजर राघव पर पड़ती है। राघव, तू यहाँ क्या कर रहा है और ये बच्ची तेरे साथ? उन्हें देखकर राघव चौंक जाता है। मतलब तू घर संभाल रहा है, बहू ऑफिस जाती है, ये क्या नौटंकी है? बुआ जी की आवाज सुनकर आसपास लोग इकट्ठा होने लगते हैं। बुआ जी घर चलकर बातें करे क्या? बुआ जी और राघव घर आते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शारदा, राघव को औरत बना दिया तुम लोगों ने। ये राघव नहीं रागिनी बन गया है, रागिनी। दीदी मैंने तो कितना समझाया था वो खुद। और सिया तू नौकरी के लिए घर गृहस्थी और मर्द का अपमान कर रही है। इस घर को तुझसे यही उम्मीद थी? दीदी हम सिर्फ कुछ दिन सब नॉर्मल दिखाना चाह रहे थे। तूने सबको समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। औरत की जगह रसोई में, मर्द की जगह दफ्तर में, ये उल्टा पुल्टा खेलम नहीं चलेगा। गौरी देवी के शब्द तलवार थे, लेकिन सिया और राघव जानते थे अब चुप रहना मतलब सच का गला घोंटना। गौरी देवी इतना जोर जोर से बोल रही थी कि उनकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सिया आगे बढ़ती है। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। सब चौंक कर सिया की तरफ देखते हैं। आज मैं सबके सामने कहना चाहती हूँ, हाँ राघव ने नौकरी छोड़ी है, लेकिन क्यों? ताकि हमारी बेटी माँ बाप दोनों का प्यार पा सके, ताकि मैं भी अपनी करियर के सपनों को पूरा कर सकूं। अगर कोई समझता है कि घर संभालना औरतों का काम है तो वो राघव की एक दिन की दिनचर्या जी कर देखे। जितना अच्छे से राघव घर संभालते ना, उतना अच्छा घर मैं कभी संभाल ही नहीं सकती। जब एक औरत घर संभालती है तो सब कहते हैं कर्तव्य निभा रही है, और जब एक मर्द वही करता है तो उसे जोरू का गुलाम, मिसेस राघव और न जाने क्या क्या कहा जाता है। मैं पूछती हूँ, राघव ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो राघव को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है? अपने बच्चे और घर को संभालना गलत कैसे हो गया?
राघव ने कभी शिकायत नहीं की, पर आज मैं कहती हूं कि मुझे राघव पर गर्व है। सिया का हौसला देखकर सब लोग शांत हो गए। थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। बेटा मुझे माफ कर दे, मां होकर भी मैं तुझे समझ नहीं सकी। हमने कभी नहीं सोचा था कि मर्द होना सिर्फ कमाना नहीं होता, मर्द होना जिम्मेदारी उठाना होता है। तू तो असली मर्द है राघव। और तू भी सिया, तूने सिर्फ बहू का नहीं बेटी का, साथी का फर्ज निभाया और आज हमको तुम दोनों पर गर्व है। हमने आज तक समाज के हिसाब से जिया है, लेकिन अब हम अपने बच्चों की खुशी देखेंगे। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो। मेरे पुराने संस्कार थे, पहले से ऐसा ही चलता आया है, लेकिन अब शायद समय बदल रहा है। हमें वक्त के साथ ही चलना होगा। सच कहे तो राघव जैसा बेटा, दामाद, पति हर घर में होना चाहिए। हम सबको भी सोचना होगा, बेटा हो या बेटी दोनों बराबर है। परिवर्तन जब आता है तो पहले लोग हंसते हैं, फिर ताने मारते हैं और फिर चुप हो जाते हैं और आखिर में वही लोग ताली बजाते हैं। सिया राघव का हाथ पकड़ती है। पूरा परिवार साथ खड़ा है। अगर मर्द रोटी कमा सकता है तो रोटी पका भी सकता है। औरत नौकरी कर सकती है तो दुनिया भी चला सकती है। प्यार और सम्मान बराबरी में खिलते हैं। ये कहानी नहीं, आज के जमाने की जरूरत है। राघव अपनी बेटी को स्ट्रोलर में घुमा रहा है। सिया थोड़ी दूरी पर मोबाइल पर ऑफिस कॉल ले रही है। मोहल्ले की कुछ औरतें बेंच पर बैठी बातें कर रही हैं। अरे मिसेस राघव आ गए। सॉरी बेटा, मुंह से निकल गया, आदत नहीं है ना, जबान फिसल गई। कोई बात नहीं आंटी, मिसेस राघव भी बुरा टाइटल नहीं है, कम से कम नाम तो आपकी जुबान पर है। सब जोर से हंसते हैं। सिया भी कॉल कट करके हंसी रोकती है। देखा, अब तो लोग मजाक में ही सही लेकिन मानने लगे हैं। शुरुआत हो चुकी है। बदलाव धीरे धीरे ही आता है बेटा, पर जब आता है तो इतिहास बना देता है। बदलाव एक दिन में नहीं आता। सोच रातों रात नहीं बदलती, पर जब दो लोग बिना डरे बिना झुके एक दूसरे का साथ देते हैं तो बदलाव दस्तक नहीं देता, सीधा दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। आओ आओ शालिनी बेटा, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। अरे प्रिया, जरा आरती की थाली तो लेकर आ। मम्मी जी, ये लीजिए आरती की थाली, मैंने पहले से ही तैयार रखी थी। वाह भाभी, क्या बात है, आप तो बोलने से पहले ही सब कर लेती हैं। देख रही है ना शालिनी भाभी, प्रिया भाभी कितनी समझदार है। बस आपको भी इनके जैसा ही बनना है। हाँ काजल दीदी, मैं प्रिया भाभी की तरह ही सब कुछ संभाल लूंगी। हम दोनों मिलकर घर को अपने प्यार से भर देंगे। अरे इसमें मेरी तारीफ की कोई बात नहीं है काजल। मुझे पता था शालिनी और पार्थ भैया का गृह प्रवेश होना है, तो बस इसीलिए पहले से तैयारियां कर ली। मुझे तो इन सब की आदत है। प्रिया, ये तो अच्छी बात है कि तूने पहले से सब सोच कर लिया, वरना बेचारी शालिनी को न जाने और कितनी देर तक दरवाजे पर ही खड़ा रहना पड़ता। लक्ष्मी ने प्रिया की तारीफ की और फिर शालिनी और पार्थ की आरती करने लगी। आरती करके लक्ष्मी ने कहा, शालिनी, पार्थ, बेटा अब दाहिने पैर से आगे बढ़कर तुम दोनों गृह प्रवेश करो। इस तरह से शालिनी का गृह प्रवेश हुआ। शालिनी अपने ससुराल में आ गई थी। गृह प्रवेश के बाद शालिनी ने अपने ससुर श्यामलाल जी और सास लक्ष्मी के पैर छुए। खुश रहो बेटा, तू धनाओ पुतो फलो, भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे खुश रखे। यह घर आज से तुम्हारा भी है और मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बोल लेना। जीती रहो बहू, और ससुराल के नियमों का अच्छे से पालन करना, हमारे कुल का नाम रोशन करना। पार्थ बेटा, तुम बहू को सब समझा देना, याद है ना 20%। क्या पापा, आप भी बस कहीं भी शुरू हो जाते हैं। भाई नियम तो नियम है और घर के नियम सबकी भलाई के लिए होता है, उसमें चिढ़ने वाली कोई बात नहीं है। हाँ भाभी, इस घर की कुछ नियम है, मैं आपको समझाती हूँ। जी काजल दीदी, आप बता दीजिए, मैं हर नियम को अच्छे से निभाऊंगी। भाभी, हमारे यहाँ सुबह 5 बजे सब सोकर उठ जाते और यहाँ ना कर ही रसोई में घुसना अलाउड है। हमारे घर में सब एक साथ बैठकर खाते हैं और हाँ, खाने के भी अपने नियम है। हैं? खाने के भी नियम होते हैं? हाँ बहू, खाना तो नियम से ही खाना चाहिए। ये तुम्हें खाने के वक्त पता चल जाएगा। चलो अब जाकर आराम कर लो। हाँ बेटा, तुम बहुत थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। काजल, भाभी को उसका कमरा दिखा दे बेटा। चलिए भाभी, आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ। काजल शालिनी को उसके कमरे तक छोड़ आई। शालिनी ने अपने गहने उतारे और सो गई। अगले दिन शालिनी सुबह 5 बजे उठकर तैयार हो गई और रसोई में गई, जहां लक्ष्मी और प्रिया पहले से थे। अरे बेटा, तूने तो दिल जीत लिया।
आज ससुराल में तेरा पहला दिन है और तू ससुराल के हिसाब से 5 बजे उठकर तैयार भी हो गई। वाह बेटा वाह, बहू हो तो ऐसी। वो मम्मी जी, मेरी मम्मी ने कहा है कि मैं आपका हर कहना मानूं। वाह वाह बेटा, तेरी मम्मी ने तुझे बड़े ही अच्छे संस्कार दिए हैं। देखा प्रिया, शालिनी भी तेरी तरह गुणी है। हाँ मम्मी जी, वो तो है। याद है, मैं भी तो मम्मी जी पहले दिन से ही सब करने लगी थी। हाँ प्रिया बेटा, याद है मुझे सब, मैं कुछ नहीं भूलती। तू तो गुणी है ही। अच्छा शालिनी, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी पहली रसोई है? जी प्रिया भाभी, मुझे पता है। बताइए मुझे क्या करना है? अब वो शालिनी, हमारे यहाँ कोई ज्यादा खाना नहीं खाता, इसलिए तुम पराठे कम ही बनाना और मीठे में हलवा बना लेना। बेटा आज से ये रसोई तुम्हारी भी है। ऐसा खाना बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाए। जी मम्मी जी, आप चिंता न करें, मैं सब बना लूंगी। अच्छा शालिनी, मैं जाकर माही की स्कूल ड्रेस प्रेस कर देती हूँ, तुम रसोई संभालो। और हाँ, जरा माही का टिफिन भी डाल देना। हाँ जी भाभी, मैं कर दूंगी। मैं भी जाती हूँ बेटा, तू जल्दी से नाश्ता बना कर ले आ। हाँ, ऐसा कहकर प्रिया और लक्ष्मी रसोई से चली गई और शालिनी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर बाद सब नाश्ते के टेबल पर आ गए थे। शालिनी ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया और खुद भी बैठ गई। भाभी, आपने तो नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनाया है। आज तो मैं जी भर के खाऊंगी। हाँ भाई, पराठे तो कमाल के बने हैं। मुझे एक और दे दो, आज तो रुका ही नहीं जाता। ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। खाना कितना ही अच्छा लगे, पर खाना जितनी भूख हो उससे 20% कम ही खाना चाहिए। हमारे पुराने संत भी कह गए हैं कि अल्प आहार ही सही है। ज्यादा खाने वालों की उम्र घट जाती है, तो कोई भी एक पराठे से ज्यादा नहीं खाएगा। हे भगवान, ये पापा जी फिर से शुरू हो गए। यहाँ तो खाना खाने पर भी रोक लगी हुई है। अब एक पराठे से ही काम चलाना होगा। हाँ, बाधे पेट खाकर ऑफिस जाओ और सारा दिन भूखे रहो। पापा की खुद की तो उम्र हो गई है, तो उनकी भूख कम हो गई और इस वजह से दूसरे को भी ढंग से खाना खाने नहीं देते। हाँ भैया, शालिनी भाभी ने इतना अच्छा नाश्ता बनाया है, पर क्या फायदा, खाना तो एक ही पराठा है। क्या बातें चल रही है धीरे धीरे। मैं कह देता हूँ, खाना जितनी भूख हो उससे 20% कम, याद रहे। काजल, तुम बस आधा ही पराठा खाओ। हैं? पर क्यों पापा? सबको तो आपने एक पराठा खाने के लिए कहा और फिर मुझे आधा क्यों? वो इसलिए काजल, क्योंकि तुम्हारी खुराक कम है। तुम्हारा एक पराठे में पूरा पेट भर जाएगा, जबकि 20% कम खाना है, तो तुम आधा ही पराठा खाओगी। लक्ष्मी, तुम सबका ध्यान रखना, कोई ज्यादा खाना ना खाए। हाँ जी, मैं देख लूंगी। लो भाई, अब भूख ही कॉलेज जाना होगा, पर मैं भी इन्हीं की बेटी हूँ, कुछ न कुछ जुगाड़ तो कर ही लूंगी कॉलेज में। श्यामलाल नाश्ता करके उठकर चले गए। पार्थ और अरविंद भी आधे पेट खाकर ऑफिस निकल गए। शालिनी ने सबके साथ श्यामलाल के कहने पर बस थोड़ा सा ही नाश्ता किया था। उसे भूख लग रही थी। वो मन ही मन सोचती है, हाय राम, यहाँ तो सब कितना कम खाते हैं, मेरा तो पेट ही नहीं भरा। बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, सब क्या सोचेंगे, बहू भूखड़ है। पर भूख का कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ शालिनी बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी। तुम जाकर रसोई साफ कर दो, मैं जरा अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। जी मम्मी जी। लक्ष्मी अपने कमरे में चली गई और शालिनी रसोई साफ करने लगी, पर शालिनी को अब भी भूख लग रही थी। हे राम, ये भूख तो चैन ही नहीं लेने दे रही, क्या करूं? एक काम करती हूँ, रसोई में ही कुछ खा लेती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और भूख भी शांत हो जाएगी। ये सोचकर शालिनी ने एक प्लेट में बचे हुए पराठे लिए और वहीं रसोई में ही खाने लगी। प्रिया ने उसे खाते हुए देख लिया और वो लक्ष्मी के पास गई। मम्मी जी, पता है आज मैंने जो देखा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। अरे ऐसा क्या देख लिया तूने? कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया? नहीं मम्मी जी, भूत तो नहीं देखा, पर जो देखा है उस पर यकीन भी नहीं हो रहा। अरे अब बताएगी भी या पहलियां ही बुझाती रहेगी? मम्मी जी, वो शालिनी है ना, मैंने देखा वो रसोई में कुछ खा रही थी। आज उसका इस घर में पहला दिन है, फिर भी कैसे बेशर्मों की तरह रसोई में खा रही थी। कितनी भुक्खड़ है। अच्छा, ऐसी बात है? तो रुक, मैं उससे बात करूंगी। अरे भाई, आखिर रसोई में क्यों खाती है? अच्छा, अब तू जा अपना काम कर। ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया वहां से चली गई। थोड़ी देर में माही स्कूल से आई। श्यामलाल पास पर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। मम्मा, बहुत भूख लगी है, मुझे दूध कॉर्नफ्लेक्स से दो। प्रिया, माही को खाना कम ही देना। ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कम खाने से शरीर में फुर्ती बनी रहती है। हे भगवान, पापा जी का लेक्चर फिर से शुरू हो गया। बेचारी बच्ची को भी नहीं छोड़ते, अब माही को भी भूखा ही रहना पड़ेगा।
ना, मुझे आज पेट भर के खाना है, बहुत भूख लगी है। मैंने एक बार कह दिया कि जितनी भूख हो उससे 20% कम ही खाना है, तो बस वैसे ही खाना है। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। जी पापा जी, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसे ही खाना दूंगी। माही तू चल कमरे में चलकर खा ले। ठीक है मम्मा, कमरे में चलते हैं। प्रिया माही को कमरे में ले गई और वहां छुपा कर रखे हुए कुकीज उसे दिए और खुद भी खाने लगी। मैं इसीलिए तुझे कमरे में लेकर आई, वहां तो तेरे दादाजी तुझे चैन से खाने भी नहीं देते। जब तक तू खाती तुझे ही देखते रहते, कहीं तूने ज्यादा तो नहीं खा लिया। मैं भी इसीलिए बाहर सबके सामने पापा जी के हिसाब से खाती हूँ और कमरे में आकर अपना पेट भरती हूँ। मम्मी, पर दादाजी ऐसा क्यों करते हैं? वो सबको पेट भर कर खाने क्यों नहीं देते? अब क्या बताऊं माही, तेरे दादाजी को किसी ने कह दिया है कि कम खाने से इंसान ज्यादा दिनों तक हेल्दी और जिंदा रहता है। बस तब से तेरे दादाजी को ये सनक घुसी हुई है। अब खा ले, तू ज्यादा सोच मत, तेरे पापा भी बाहर ही कुछ खा लेते हैं। ऐसे ही माही और प्रिया ने पेट भर के खाना खाया और चैन से सो गई। इधर लक्ष्मी रसोई में शालिनी के पास गई। माँ, ये सब क्या सुन रही हो? तू रसोई में खा रही थी? अरे आखिर रसोई में क्यों खाती हो? क्या बात है, मुझे बताओ। अब तो शालिनी की चोरी पकड़ी गई थी। उसने सच बोलना ही ठीक समझा। वो मम्मी जी, मुझे भूख लग रही थी। यहाँ सब कितना कम खाते हैं। मेरे मायके में तो सब अच्छे से खाते हैं, इसलिए मुझे कम खाने की आदत नहीं है। और मैं नहीं हूँ इस घर में, आखिर किससे कहती? तो मैंने रसोई में चुपके से खाना खा लिया। अरे पर बेटा, रसोई में खाना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ रसोई में कोई भी नहीं खाता। पर मम्मी जी, मैं क्या करूँ? पापा जी कहते हैं कम खाओ, घर के लोग भी उनकी बात मानकर कम खाते हैं, तो मैं क्या करूं? देख बेटा, बात तो तेरी सही है। तेरे पापा जी भी ना बस पूछ मत। तू एक काम करना, तो खाना लेकर मेरे कमरे में आ जाना जब तेरे पापा जी कहीं बाहर गए हो, और आराम से पेट भरकर खा लेना। पर यह बात किसी को बताना मत। मैं भी ना ऐसे ही तेरे पापा जी से छुपकर खाना खाती हूँ। ठीक है मम्मी जी, तो मैं आपके कमरे में जाकर खा लिया करूंगी और किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ये आपका और मेरा सीक्रेट रहेगा। शालिनी अब मन ही मन खुश हो गई। अब उसे भूखे नहीं रहना पड़ेगा। रात के खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। श्यामलाल वॉक पर गए तो शालिनी चुपके से खाना लेकर लक्ष्मी के कमरे में गई। अरे शालिनी, तो खाना ले आई? थोड़ा ज्यादा लाई है ना, अल्लाह मुझे भी दे दे। आज कढ़ाई पनीर तो बहुत अच्छी बनी थी, पर तेरे पापा जी की वजह से थोड़ा ही खा पाई, एक रोटी के साथ। अब आराम से खाएंगे हम सास बहू। हाँ मम्मी जी, इसलिए मैं खाना थोड़ा ज्यादा ही लाई हूँ। मुझे पार्थ जी ने बताया था आपको पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। अरे वाह बेटा, तुझे तो मेरी पसंद भी पता है। अब तो रोज ज्यादा खाना ले आया करना, हम दोनों यहाँ पेट भर कर खाना खाएंगे। और हाँ, साथ में ना जरा अचार भी लाना कल से। वो तेरे पापा जी ना अचार खाने ही नहीं देते। जी मम्मी जी, मैं कल से ले आऊंगी। अब चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं, कोई देख ना ले। लक्ष्मी और शालिनी अभी बात करते हुए खाना खा रहे थे कि अरविंद ने उन्हें खाते हुए देख लिया। अरे चूहे तो मेरे पेट में भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये दोनों सास बहू यहाँ सबसे छुप कर अकेले पेट भरकर खाना खा रही है। मुझे भी और कढ़ाई पनीर खानी है, पर क्या करूं? तभी पार्थ वहां आ जाता है। अरे अरविंद भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सोए नहीं अभी तक? मुझे नींद ही नहीं आ रही, भूख है। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। पापा खाने देते नहीं, जैसे एक निवाला मुंह में जाता है लेक्चर देना शुरू। बेटा खाना जितनी भूख हो उससे 20% कम खाना, कम खाना। इसीलिए कम खाता हूँ, एक ही रोटी खाता हूँ। अब बताइए करे तो क्या करे? हाँ पार्थ, ये बात तो है। दिन में तो हम बाहर कुछ खा लेते हैं, पर रात के खाने का क्या करें? ऐसे तो भूखे सोया नहीं जाता। भैया कुछ तो सोचना पड़ेगा, पर हमारी तरह सब भी भूखे होंगे ना? सबका तो पता नहीं पार्थ, पर मम्मी के कमरे में जरा झांक कर देखो। शालिनी और मम्मी सबसे छुपकर आराम से पेट भरकर खाना खा रही हैं। तभी काजल भी वहां आती है और उनकी बातें सुन लेती है। क्या सच्ची भैया मम्मी और शालिनी भाभी खाना खा रही हैं? हाँ काजल, ये बिल्कुल सच है। पर तू यहाँ क्या कर रही है? वो मेरे कमरे में पानी नहीं था, मुझे प्यास लगी तो पानी लेने आई थी, और सोचा कि खाना तो ठीक से खाया नहीं है, पानी से ही पेट भरकर सो जाऊंगी। पर मम्मी से ये उम्मीद नहीं थी। अरे मुझे भी बुला लेती, मैं भी खा लेती मजे से पेट भर के खाना। ऊपर से आज तो कढ़ाई पनीर क्या बनी थी, ओ हो। हाँ काजल, मेरे मुंह से तो उसका स्वाद ही नहीं जा रहा। पापा ने बस चखने के लिए दिया था और कहा बस इससे ज्यादा तेल मसाले वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए, पेट खराब होगा, लौकी की सब्जी खाओ। अब क्या करे भाई? करना क्या है, पापा तो अभी वॉक पर गए हैं, उन्हें आने में अभी आधा घंटा है। चलिए हम तीनों भी रसोई से खाना लेकर मम्मी के रूम में चलते हैं। हाँ ये सही आइडिया है काजल, तुम जल्दी से रसोई से प्लेट में खाना ले आओ, हम तीनों साथ में मम्मी के कमरे में चलेंगे। अब काजल रसोई में गई और 3 प्लेट में खाना लगाकर ले आई।
तीनों भाई बहन चुपचाप लक्ष्मी के कमरे में जा रहे थे कि सामने से प्रिया आती दिखाई दी। प्रिया ने तीनों को देखकर कहा, अरे वाह, आज तीनों भाई बहन एक साथ, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? और ये प्लेट में क्या है? भाभी, अब आपने देख ही लिया है तो बताती हूँ। हम खाने की प्लेट लेकर मम्मी के रूम में जा रहे हैं। अरे पर क्यों? खाना तो अभी सबने खाया ना। और फिर पापा जी कहते हैं कम खाओ, अल्प आहार ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। तुम सब उनकी बात काट रहे हो। अरे वो ये हम सबकी भलाई के लिए तो कहते हैं। ये ड्रामा बंद करो प्रिया, मुझे सब पता है। तुम बाहर सबके सामने ऐसे दिखाती हो जैसे तुमसे महान कोई नहीं है, पर तुम पापा की सारी बात मानती हो क्या? तुम्हें कम खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कमरे में छुपकर बिस्किट, चिप्स, केक ये सब खाती हो और माई को भी खिलाती हो। ये क्या बोल रहे हो आप अरविंद जी? एकदम सच बोल रहा हूं, अब तुम और झूठ नहीं बोल सकती। मैं वो बस माई के लिए ये सब करती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ उसके साथ। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, तुम सब मम्मी जी के रूम में क्यों जा रहे हो? वो तो पापा जी की बात बिल्कुल नहीं काटेंगी। अरे भाभी, मम्मी ने ही शुरुआत की है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। भाभी, हमने अपनी आंखों से देखा, मम्मी और शालिनी मिलकर आराम से कढ़ाई पनीर के मजे ले रहे हैं, इसलिए हम भी उनके कमरे में जा रहे हैं। पापा के आने तक हम सब पेट भरकर खाना खा चुके होंगे। हम तो जा रहे हैं भाई अपनी भूख मिटाने और कढ़ाई पनीर का मजा लेने। आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकती हैं। अब मैं भी आई जाती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी रोटियां खाकर पेट भरना है, ये बिस्किट चिप्स और नहीं खाए जाते हैं। चलो चलो जल्दी। अब सब मिलकर लक्ष्मी के कमरे में पहुंचे, जहां शालिनी और लक्ष्मी पहले ही खाना खा रहे थे। अरे वाह मम्मी, अकेले अकेले खाने के मजे लिए जा रहे हैं, हमें बुलाया तक नहीं। मम्मी, हमें भी बुला लिया होता, हम भी तो भूखे हैं। पापा के 20% कम खाओ के चक्कर में। अरे 20% सिर्फ कहने की बात है, एक निवाला मुंह में लेते ही पापा का रिकॉर्डर शुरू हो जाता है। कम खाओ, एक रोटी खाओ, तेल मसाले वाली सब्जी मत खाओ ज्यादा, लौकी टिंडे खाओ। अब इन सब में बेचारे हम सब तो भूखे ही रह जाते हैं। अरे दिन में तो हम बाहर कुछ खा भी ले, लेकिन रात को तो गुजारा मुश्किल हो जाता है। बेचारी मेरी माही, उसे भी मैं बस केक, बिस्किट यही सब खिलाकर पेट भरती हूँ, और आप अभी अभी आई शालिनी के साथ आराम से पेट भरकर खाना खा रही है। अरे वो शालिनी रसोई में खा रही थी तो मैंने बोला कमरे में खा लिया कर। और इसी बहाने आपने भी बहती गंगा में हाथ धो ही ली, क्यों है ना मम्मी? हाँ भाई, बात तो तुम सबकी सही है। अब क्या करना है ये बताओ। करना क्या है मम्मी जी, आज से हम सब आपके कमरे में मिलकर रात का खाना खाएंगे जब पापा जी वॉक पर जाएंगे। हाँ शालिनी, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, पापा आते ही होंगे। कल से माही को भी लेते आना प्रिया, अभी तो वो सो गई है। हाँ हाँ बिल्कुल, कल से रोज रात को मम्मी जी के कमरे में दावत होगी। सबने मिलकर पेट भरकर खाना खाया। लास्ट एक निवाला बाकी था, तभी लक्ष्मी के कमरे का दरवाजा बजा। सामने श्यामलाल थे। उनको देखते ही सबने अपनी प्लेट पीछे छुपा ली। तुम सब एक साथ यहाँ, क्या बात है? कुछ नहीं पापा, ऐसी बातें कर रहे थे। हाँ, और शालिनी भाभी पूछ रही थी कि कल नाश्ता क्या बनाना है। जो भी नाश्ता बनाओ कम ही बनाना, क्योंकि कम खाना चाहिए। याद रहे, खाना हमेशा अपनी भूख से 20% कम ही खाना है। जी पापा, हमें याद है। जी पापा, हमें याद है। श्यामलाल आकर बिस्तर पर लेट गए और घर के सब लोग अपनी अपनी प्लेट छुपाते धीरे धीरे लक्ष्मी के रूम से निकल गए। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। श्यामलाल रात का खाना खाकर जैसे ही वॉक पर जाते, लक्ष्मी के कमरे में दावत शुरू हो जाती। रंगोली अपनी सहेलियों के साथ कहीं बाहर कैफे में बैठी है। मैडम, आपका दुपट्टा पीछे कीजिए, नीचे लटक रहा है, कहीं खराब ना हो जाए। मैंने तुमसे पूछा कि मुझे सलाह दो? चले आते हैं बस कुछ भी कहने। मेरा दुपट्टा है, मैं खुद संभाल लूंगी, समझे? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अरे भैया आप जाइए, हम दुपट्टा ऊपर कर लेते हैं, आप जाइए। अजीब लड़की है। अरे सिर्फ दुपट्टा ऊपर करने को कह रहा था, इतना क्यों चिढ़ रही है? अरे किसी की सलाह सुनना ये रंगोली की बस की बात ना है। उससे अगर कोई एडवाइस देता है तो उसे लगता है कि कोई उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहा है। ये सब कहने की बात होती है, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। जब ससुराल वालों की सलाह, उनकी ताने, डांट सब कुछ सुनना पड़ता है। तो वो बात तो सही है, मुझे देख लो, मैं तो हर रोज कभी अपनी ननद के, कभी अपनी सास के कुछ न कुछ सुनती रहती हूँ, लेकिन अब ससुराल वालों को थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं। ये सब तुम लोग करते होंगे, मैं ना करूं? मैं तो सामने वालों को सुनाई देती हूँ, अगर कोई मुझे ज्यादा ताने और रोक टोक करता है तो। बाकी सबकी बात अलग होती है रंगोली, और ससुराल वालों की बात अलग। कुछ अलग नहीं है। किरण ठीक कह रही है, शादी के बाद हम किसी के घर की बहू बन जाते हैं, उनकी इज्जत हमारी होती है, हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
लेकिन तुम दोनों की सास तो वैसे भी काफी तेज है, तुम दोनों उसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी जगह पर होती तो कब का उन्हें ठीक कर चुकी होती। ठीक नहीं कर चुकी होती, कई सारे झगड़े कर चुकी होती अब तक। हाँ रंगोली, अभी तेरी भी शादी तय हो गई है, तेरे भी यही दिन आने वाले हैं बेटा, इसलिए तैयार है ना? लेकिन जीतू की माँ ऐसी नहीं है, वो काफी सुलझी हुई इंसान है। मेरी मम्मी उन्हें बहुत वक्त से जानती है, तभी तो रंगोली के लिए रिश्ता भेजा था उन्होंने। आशा आंटी तो कभी बेवजह गुस्सा भी नहीं करती। हाँ, लेकिन वो अभी तक सास नहीं थी ना। जब औरतें सास बन जाती है तब मैंने सुना है कि उनका रुख बदल जाता है और वो ना अपनी बहुओं पर हुक्म चलाना चाहती है। पायल की बात बिल्कुल सही है। सास बन जाने के बाद पता नहीं अच्छी खासी औरतों को क्या हो जाता है, उन्हें लगता है कि बहुओं को रोक टोक करना, उन पर हुक्म करना, उन्हें ताने मारने सारी सासों का अधिकार होता है, इसीलिए वो बहुओं को जीने भी नहीं देती। अरे तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तेरी 2-3 सास रह चुकी है और तुझे उन्होंने बहुत सताया है। तुझे लगता है कि रंगोली को कोई सता सकता है? उल्टा मुझे तो लगता है कि इसकी सास को इससे डरना चाहिए। ये बात सच है। रंगोली पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई मेरे साथ सही से पेश आता है तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी ने ताने मारने की कोशिश की तो फिर तुम लोगों को मेरा पता है। अब तो वक्त ही बताएगा कि सास बहू से डरती है या कहीं ऐसा ना हो कि इस बार रंगोली ही अपनी सास से डरने लगे। आप रंगोली से तो मिल चुके और उसे देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि वो किस खेत की मूली, या फिर मैं ऐसा कहूं कि वो किस खेत की तीखी मिर्ची है। अब उसकी शादी के बाद ससुराल वालों का क्या होता है वो देखने वाली बात है। तो चलिए ना, हम सब साथ में देखते हैं। रंगोली की विदाई हो रही है। अरे शांति, अब बस भी कर, इतना नहीं रोते। अब अपनी बेटी की विदाई में कितना रोना है वो भी आप बताएंगी मेरी माँ को। रंगोली बेटा ऐसा नहीं बोलते। अरे बेटी की विदाई हो रही है तो रोएंगे ही ना सब, उसमें इनको दिक्कत है? आप क्या चाहती हैं कि अब मेरी मम्मी रोए भी ना, या कितना रोना है ये आपसे पूछकर रोए? पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं ऐसे मेहमान। मैंने तो पहले ही कहा था इन सबको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसे चुप कराओ शांति, क्या क्या बोल रही है ये लड़की। ये खुद तो विदा होकर चली जाएगी, हमें तो यहीं रहना है। रंगोली बेटा शांत हो जा, शांत हो जा और रोने पर फोकस कर। हाँ बेटा। अरे माँ पर क्या हुआ बहन जी, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं, बस रंगोली कुछ ज्यादा ही रो रही है तो हम उसे चुप करवा रहे हैं। इसकी विदाई जल्दी कराओ। अब तो बस बेटा बस। अब जाओ, देखो तुम्हारे ससुराल वाले इंतजार कर रहे हैं, जाओ बेटा। हाँ बहन जी, इसे लेकर जाइए इससे पहले कि यहाँ भी झगड़ा कर दे। हाँ बिल्कुल, रंगोली की चिंता मत करिए, हम इसे कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। अरे ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा क्योंकि आपको बड़ी तकलीफ होने वाली है। जी कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं बहन जी, चलिए विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब विदाई तो जैसे तैसे चलो हो ही गई थी, लेकिन अब असली जंग बस शुरू ही हुई थी। क्या रंगोली अपने ससुराल में एक बहू की तरह चल पाएगी, या फिर यहाँ भी कोई तमाशा ही शुरू होने वाला है? ससुराल की पहली सुबह, जीतू और रंगोली का कमरा। रंगोली, रंगोली उठो, सुबह के 7:30 बज रहे, उठो चलो। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारे घर में सब लोग 7 बजे तक उठ जाते हैं। हाँ तो ठीक है ना, उठ रही हूँ मैं। हाँ, और अब तुम यहाँ पर इस घर की सदस्य हो तो तुम्हें सब नियमों के बारे में पता होना चाहिए ना। अच्छा, अब मुझे सारे नियम भी फॉलो करने होंगे, ये कह रहे हो ना तुम कि अब मैं घर की बहू हूँ इसलिए मुझे सब कुछ तुम्हारे घर वालों के हिसाब से करना होगा, किसी को क्या पसंद है किसी को क्या नहीं पसंद। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे सब समझती हूँ मैं कि तुम मुझे क्यों जल्दी उठा रहे हो। जैसे मैं नीचे जाकर सबकी सेवा करूं, सबके पैर दबाऊं, कैसे पति हो तुम? हाँ, पहले दिन अपनी पति पर हुक्म चला रहे हो, उससे कह रहे हो कि अब तुम अपनी आजादी छोड़ दो। लगता है तुम भी ना वो मम्माज बॉय हो बाकी लड़कों की तरह। अरे बस करो, शांत हो जाओ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम्हें जितने बजे नीचे आना है आ जाना, मैं जा रहा हूँ। लो, अपनी पत्नी को यूं ही छोड़कर चला गया। जीतू के नीचे चले जाने के बाद रंगोली को लगा कि शायद उससे कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए अब वो सोच रही थी कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलेगी। रंगोली गलत सहन नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये तेरा ससुराल है, थोड़ा बहुत तो हर लड़की को सहन करना ही होता है।
इसलिए आज से कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बोलेगी। रंगोली बहू तैयार हो गई? जी माँ जी, आ रही हूँ। रंगोली नीचे आती है। आज रस्म के अनुसार उसकी पहली रसोई थी ससुराल में। रंगोली बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए सबसे पहले मीठा बनाना कुछ, उसके बाद सबके लिए खाना बना देना, ठीक है? इतना तो मुझे भी पता है, ये क्यों मुझे हुक्म दे रही है? और खाने में आलू मटर की सब्जी, पुलाव और रोटियां बना देना, ठीक है बहू? अच्छा, तो मैं खाना भी इनकी पसंद का ही बनाऊं? क्या करे, इतना तो सहन करना ही पड़ेगा। क्या बात है बहू, कोई परेशानी है क्या? नहीं, आप जाइए, मैं बना लूंगी। ठीक है, अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझे आवाज लगा देना। सही कहा है किसी ने, बहू के आने के बाद पता नहीं इन सास लोगों को क्या ही हो जाता है, हर बात पे खुद को बहू से ऊपर समझने लगती है। रंगोली ने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन उसे इतना अच्छा खाना बनाना आता नहीं था। फिर भी उसने अपनी सास से मदद लेने के बजाय खुद ही जैसा आया वैसा सब कुछ बनाकर टेबल पर रख दिया। आज क्या बनाया है खाने में? माँ जी ने बताया था वही बनाया। और क्या? मीठा बना दिया बहू? हाँ, ये रहा, आटे का हलवा बनाया है, लीजिए। ये आटे का हलवा थोड़ा सा काला नहीं लग रहा है? हाँ, मम्मी बनाती है तो ब्राउन होता है, ये काला क्यों है भाभी? और ये मटर पनीर में मटर कच्चे लगते हैं। रंगोली, मुझे बुला लेती बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देती। देखो ये खाना ना ठीक से नहीं बना है। हाँ, बस शुरू हो गया ना, मुझे लगा ही था आज से आप लोग ड्रामा शुरू कर देंगे। ये अच्छा नहीं बनाया, वो तुमने ठीक से नहीं किया। आप लोगों को बस बहाना चाहिए नई बहू को ताने मारकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारने का, है ना? लेकिन मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ, मैं किसी की भी थप्पड़ बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। इसमें थप्पड़ का सवाल कहाँ आता है? आप तो कुछ भी बोल रही हैं। आरती बेटा, एक मिनट। रंगोली बहू, हम बस इतना कह रहे हैं कि मुझे बुला लेती, मैं मदद कर देती तुम्हारे खाना बनाने में। हाँ, आप यही कहना चाहती है ना, मुझे कुछ आता नहीं, बस सब कुछ आपको ही आता है। लेकिन मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगी। माँ, आप भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं है? ऐसा हमने क्या कह दिया उनसे जो इतना तिल मिला रही थी? अरे कोई बात नहीं बेटा, नया नया घर है, सबको थोड़ा वक्त लगता है एडजस्ट करने में। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब जैसा बना है खाना खा लेते हैं, अन्न का अपमान नहीं करते। रंगोली की ऐसी हरकत पर भी उसके ससुराल वालों ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद नए घर में आने की वजह से रंगोली का मन नहीं लग रहा होगा। लेकिन रंगोली के मन में तो बस यही बैठ चुका था कि उसके ससुराल वाले उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रंगोली बहू, यहाँ आओ, आज मैं तुम्हें रसोई बनाना सिखाती हूँ। अच्छा, कल मेरी बेइज्जती करके आपको चैन नहीं मिला क्या? आज फिर से यही जताना चाहती हैं कि मुझे कुछ नहीं आता और आप मुझे सब कुछ सिखाने वाली हैं? अरे बहू, मैं तो अपनी बेटी आरती को भी सिखाती हूँ, तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हो ना। एक काम करते हैं, आरती को भी बुला लेती हूँ, तुम दोनों साथ में सीखो, फिर तो ठीक है। हाँ, बुला लो अपनी बेटी को भी। आरती, यहाँ आना रसोई में, और देखो आज मैं क्या सिखाने वाली हूँ। आई माँ। अब देखो, आज हम रोटियां बनाना सीखते हैं कि कैसे रोटियां फूली फूली और नरम बना सकते हैं, ठीक है? पहले हम आटा लेंगे, फिर उसे इस तरह से गोल बनाएंगे। याद रहे, रोटियां हमेशा गोल ही रखनी है, क्योंकि इससे ही एक गृहिणी की पहचान होती है। ठीक है माँ, लाओ माँ, हम भी कोशिश करते हैं अभी। हाँ लाओ माँ, देखो मेरी रोटी कैसे गोल गोल और नरम बनी है, बिल्कुल आपकी तरह ना। इसका मतलब मैं एक अच्छी गृहिणी बन सकती हूँ। अरे वाह आरती, तुम तो एक बार में ही सीख गई, शाबाश बेटा। रंगोली बहू, तुम भी कोशिश करोगी तो बन जाएगी। अच्छा, अब मैं समझी, आप दोनों मिलकर मेरा मजाक बना रही है ना, क्योंकि आपकी बेटी की रोटी बन गई गोल गोल और मेरी नहीं बनी, तो आप दोनों मुझ पर हंस रही है ना, कि मुझे कुछ आता नहीं। आता तो मुझे भी नहीं है भाभी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सीखने की, आपकी तरह नहीं कि हमेशा दूसरों पर चिल्लाती रहूं। एक तो माँ आपको सिखा रही है, ऊपर से आप उनको दोष दे रही हैं। अब तुम मुझे सिखाओगी कि कैसे बात करते हैं? इस घर में जब से मैं आई हूँ ना, आप लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मुझे ताने मार रहे हैं, और तुम होके मुझे सिखा रही हो कि कैसे बात करनी चाहिए। आपको किसी ने ताने नहीं मारे हैं, आपको काम नहीं आ रहा तो बस सब लोग आपसे कह रहे हैं कि आपको नहीं आता, लेकिन आपको तो उसमें भी कलेश करना है। आरती, रंगोली, बहुत हो गया, बस करो अब मुझे क्यों कह रही है? इससे कहिए, इससे शुरुआत कीजिए। मुझे आपसे काम सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब काम अपने आप कर लूंगी।
हाँ मम्मी, आप छोड़ दीजिए, कर लेगी अपने आप कल से। आपको इनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, सारे घर का काम मैं खुद कर लूंगी। रंगोली की आदत और गुस्सा अब सब पर भारी पड़ रहा था। वो ना तो किसी से मदद मांगने को तैयार थी और ना ही झुकने को। अगले दिन वो लग जाती है बर्तन साफ करने में, लेकिन उसे तो वो काम भी ठीक से नहीं आता था। बर्तन तो धो रही थी, लेकिन एक भी बर्तन अच्छी तरह से साफ नहीं हो रहा था। तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? एक भी बर्तन साफ नहीं है पूरी तरह से। अब क्या ही कहे, इससे कुछ भी कहो तो लड़ने पर आ जाती है ये लड़की। इसे हर बात में यही लग रहा है कि हम उसे ताने मार रहे हैं। अगर कोई काम नहीं आता तो हम तो कहेंगे ही ना, नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो काम सही नहीं कर रही है। आज आप कहकर देखिए, शायद आपकी बात को मान ले। ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। निर्मल रंगोली के पास जाकर कहते हैं, रंगोली बहू, ये देखो, ये ग्लास ना बिल्कुल भी साफ नहीं है, और ये प्लेट भी। मैं कितनी देर से देख रहा हूँ, तुम ठीक से ना बर्तन साफ नहीं कर रही हो। अच्छा, अब मम्मी जी ने आपको मुझे नीचे दिखाने के लिए भेज दिया। अरे तुम बर्तन ठीक से नहीं कर रही हो तो अब पापा जी से रहा नहीं गया। अब सब मुझे मिलकर टॉर्चर कर रहे हो ना, मैं समझ गई हूँ। लेकिन मैं किसी भी हालत में झुकने वाली नहीं हूँ। ना तो मैं किसी के ताने सुनूंगी, ना किसी के आगे झुकूंगी। मैं सास के थप्पड़ नहीं खाने वाली। हाँ, अरे थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, पता नहीं क्या दिमाग में भर रखा है तुमने। किसी का कुछ भी कहना थप्पड़ नहीं होता, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती। हाँ, मेरे लिए आपके ताने थप्पड़ के बराबर है। देखो रंगोली बहू, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। नहीं, मैं आप लोगों को सही समझ रही हूँ। आप कितनी भी कोशिश कर लें, मैं झुकने वाली नहीं हूँ। रंगोली की बातें अब हद से पर हो रही थी। उसका बर्ताव सहन करने जैसा नहीं रह गया था, लेकिन जब तक उसके ससुराल वाले कुछ करते, उसने तो अपने माता पिता को ही फोन पे अपनी शिकायत लगाना शुरू कर दिया। नहीं 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 मम्मी, आप लोग आकर इन लोगों से बात कीजिए। इन लोगों ने पता नहीं मुझे क्या समझ रखा है। रंगोली, पहले शांत हो जा, ठंडे दिमाग से सोच बेटा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। ये लोग मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। आप आइए और इन्हें सबक सिखाइए बस। ठीक है, तुम्हारे पापा और मैं आते हैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करने। हाँ, जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। रंगोली को यकीन था कि उसकी शिकायत पर उसके माता पिता जरूर उसके ससुराल वालों पर नाराजगी जताएंगे, इसलिए उसका घमंड और भी ज्यादा बढ़ गया था। रंगोली, ये कपड़े तुमने प्रेस किए? हाँ, क्यों? अब इसमें भी आपकी मम्मी को दिक्कत है क्या? अरे तुम हर बात में मम्मी को क्यों लेकर आती हो? ये देखो, पूरी शर्ट तुमने जला दी है। देखो, अगर तुम्हें काम नहीं आता है तो सीख क्यों नहीं लेती किसी से? इसमें तुम छोटी नहीं हो जाओगी। बस मम्मी जी, मिल गया सुकून आपको पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवा के। आप मम्मी को बीच में मत लाइए ना भाभी। शुक्र करिए कि मेरी मम्मी आपसे कुछ कहती नहीं है। उन्होंने जितने थप्पड़ मारे ना मेरे गालों पर, उनका कोई हिसाब नहीं है। अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। हाँ, आप लोगों को तब पता चलेगा जब मेरे माता पिता आपको सबक सिखाएंगे, तब पड़ेगा आपकी गालों पर थप्पड़। अचानक आकर शांति रंगोली की गालों पर थप्पड़ मार देती है। माँ, अब ये थप्पड़ मुझे तुझे बचपन में मारना चाहिए था, जब तुमने पहली बार किसी से बदतमीजी की थी। तब मारा होता ना तो आज जरूरत नहीं पड़ती। मम्मी, गलती इनकी है, ये लोग मुझे। मैं जितना तुझे जानती हूँ उतना कोई नहीं जानता। तुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई तुझसे कुछ कह दे। तुझे लगता है कि हर कोई तुझे नीचा दिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। मैं जानती हूँ, यहाँ भी तूने ऐसा ही कुछ किया होगा। बहन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ अपनी बेटी के बर्ताव के लिए। सच कहूँ तो ये हमारे मुंह पे तमाचा है कि हमने इसे कभी समझाया नहीं। अगर सही से समझाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। रंगोली, आज तुम्हारी माँ ने ये जो थप्पड़ मारा है ना, उसे जिंदगी भर याद रखना, और आज के बाद कोशिश करना कि अपने आप को बदल सको। चलो शांति। शांति के थप्पड़ की गूंज रंगोली के कानों में गूंजती रही। शायद उसके मन के बदलाव के लिए ये थप्पड़ बहुत जरूरी था। सुधा एक वर्किंग वाइफ और बहू थी। सुधा के बाहर काम करने से ना तो उसकी सास को कोई दिक्कत थी और ना ही पति को। ऐसे ही एक सुबह सुधा अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी, आज मेरे ऑफिस में मीटिंग है, इसलिए आज आने में देर हो जाएगी। आप मेरा और रोहित का इंतजार मत करना और खाकर सो जाना। पर बहू, कितना समय लग जाएगा तुझे आने में? अगर 8-9 बज जाएंगे तो भी हम तेरा इंतजार कर लेंगे, क्योंकि बहू तेरे बिना ना ये घर बहुत खाली लगता है।
माँ जी, गंगू है ना आपका ख्याल रखने के लिए, मैं उससे कह दूंगी वो आपको अकेली ना छोड़े। सुधा अपनी सास को समझाकर वहां से चली जाती है और गंगू कुंती का ख्याल रखने लगती है। गंगू बेटा, शाम हो रही है, जरा चाय तो पिला दे। जी मैम साहब, मैं अभी बनाकर लाती है आपके लिए गर्मा गर्म चाय। गंगू चाय बनाकर कुंती को देती है। कुंती और गंगू एक साथ बैठकर चाय पीने लगते हैं। तभी वहां कुंती की बेटी नेहा अपने पति मोहित के साथ आती है और वो अपनी माँ को इस तरह चाय पीता देखकर बोलती है, क्या बात है माँ, अकेले अकेले चाय पी रही हो? अपनी बेटी दामाद को चाय नहीं पूछोगी? अरे नेहा, दामाद जी आप दोनों यहाँ आइए बैठिए। कुंती की बात सुनकर नेहा और मोहित बैठ जाते हैं, जिसके बाद कुंती गंगू को चाय बनाकर लाने के लिए कहती है। गंगू भी चाय और नाश्ता ला कर देती है। घर में गंगू और कुंती को अकेला देखकर नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, भाभी कहाँ है? अरे बेटा, तेरी भाभी अपने ऑफिस गई है। मैं घर में बोर ना हो जाऊं इसलिए तेरी भाभी ने गंगू को इस घर में रख लिया है। अब ये ना यहीं रहती है, घर का काम करती है, साथ में मेरा ख्याल भी रखती है। मैं भी गंगू के साथ रह लेती हूँ, थोड़ा मेरा भी मन लगा रहता है। भाभी ने बिल्कुल सही किया। देखो वो बाहर जाकर भी आपका कितना ख्याल रखती है, लेकिन आपकी बेटी है जो हर वक्त लड़ती रहती है। हाँ, आपको तो मुझ में कमी ही दिखेगी। अगर मुझ में इतनी ही कमी है तो कर लेते ना किसी और से शादी, क्यों कि मुझसे शादी? देख रही है मम्मी जी आप किस तरह से मुझसे लड़ रही है। मैंने इसको घर पर बस इतना कहा कि भाभी बाहर जॉब कर रही है, अगर तुम भी भाभी की तरह बाहर काम करोगी तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। मेरे इतना बोलते ही मुझसे और मेरी माँ से ये इतना लड़ने लगी कि आपको क्या ही बताऊं, और जिद करने लग गई कि मुझे मेरी माँ के घर जाना है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लेकर आ गया। नेहा बेटा, ऐसा नहीं करते, तुम लाड़ झगड़ कर आई हो, ये बातें प्यार से भी तो हो सकती है ना। माँ मेरी बात तो सुनो, मेरे बस की नहीं है बाहर जाकर काम करना, और अगर मुझे कोई प्रेशराइज करे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगर आपको भी मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही है नेहा, ये तेरा भी घर है, तेरी मर्जी, तू जितने दिन यहाँ रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ। मैं इसे बस यहाँ छोड़ने के लिए आया था। जब इसको लगे कि इसे वापस अपने ससुराल जाना चाहिए तो आप मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। इतना बोलकर मोहित वहां से चला जाता है, जिसके बाद कुंती अपनी बेटी नेहा को समझाने लगती है। काफी समझाने के बाद भी नेहा नहीं समझती और अपने कमरे में गुस्से से चली जाती है। देर रात जब रोहित और सुधा घर आते हैं तो वो दोनों नेहा को देखकर खुश हो जाते हैं। अरे ननद जी, आप यहाँ कब आई? बस आज सुबह ही आई, जब आप माँ को इस नौकरानी के साथ छोड़कर गई थी। अरे आप माँ का ख्याल नहीं रख सकती, कम से कम माँ की जिम्मेदारी किसी नौकरानी के हाथ तो मत दीजिए। नेहा ये तू क्या बोल रही है? तुझे पता भी है तू किस तरह की बात कर रही है? ये तेरी बड़ी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। रोहित की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ सुधा और रोहित अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और कुंती अकेली। क्योंकि सुधा बाहर काम करती थी और मोहित भी नेहा को बाहर काम करने के लिए कहता रहता था, सिर्फ इसलिए नेहा को सुधा से जलन होने लगी थी। नेहा अब मौका देखते ही अपनी माँ के कान भरने शुरू कर देती है। मैम साहब, खाना तैयार हो गया है, आप कहे तो मैं आपका खाना निकाल दूं? हाँ, निकाल दे गंगू। गंगू और कुंती को इस तरह बात करता देख नेहा अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। माँ, मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लगता है। क्यों बेटा, तुझे मेरे लिए बुरा क्यों लगता है? मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है, ना तेरी भाभी किसी चीज की कमी होने देती है मुझे। माँ, मुझे आपके लिए इसलिए बुरा लगता है क्योंकि आपके पास बहू होने के बाद भी आप अकेली रहती हैं, वो भी इस नौकरानी के साथ। बताइए, आपके लिए नौकरानी रख दी गई है, आपका सारा काम मैं ही कर देती, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी तो शादी हो गई है अब, और शादी के बाद तो बेटी पराया धन हो जाती है। पराया धन किसी के घर में जाकर अपनी थोड़ी ना चलाएगा। अरे जो ख्याल अपने घर वाले रखते हैं ना अपनी सास और माँ का, वो एक नौकरानी कभी नहीं रख सकती। ये तो क्या बोल रही है नेहा? गंगू मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखती है और उसको मैंने कभी नौकरानी समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी का दर्जा दिया है उसको। गंगू और सुधा की तरफदारी सुनकर एक बार फिर नेहा का दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ एक दिन नेहा सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रही थी। तब वो अपनी भाभी का स्टेटस देखती है जो कुछ लड़कों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। ये देखकर नेहा एक बार फिर पहुंच जाती है अपनी माँ के पास। माँ, मैं कह देती हूँ, आप भाभी पर ना लगाम लगा लीजिए, नहीं तो वो किसी दिन आपकी नाक कटवा कर मानेगी।
अरे उनका बस चले ना तो वो इस घर की इज्जत को बाजार में उछाल कर रख देगी। मैं बोलती हूँ तो आप लोग मुझ पर गुस्सा होते हो, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है ना, इसलिए। अरे पर हुआ क्या है, कुछ तो बता। तू क्यों इतना भड़क रही है? आखिर बात क्या है? किस वजह से तू अपनी भाभी पर इतना गुस्सा कर रही है? ऐसा भी क्या कर दिया उसने? अपनी माँ की बात सुनकर नेहा अपने फोन में अपनी भाभी की फोटो दिखाती है। देख लो अपनी बहू को, कैसे आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। हर समय भाभी आदमियों के साथ रहती है। आदमियों के साथ भाभी का उठना बैठना खाना पीना सब है। अरे अगर 4 लोगों ने देखा ना तो वो लोग आपस में यही कहेंगे कि कुंती ने अपनी बहू को इतनी आज़ादी दे रखी है कि वो आदमियों के साथ उठ बैठ रही है। कुंती की बहू को अपने घर की इज्जत की परवाह नहीं है। नेहा के फोन में सुधा को उसकी कंपनी वालों के साथ देखकर और नेहा की बातों से कुंती गुस्से में आ जाती है। तो सही कह रही है नेहा, आने दे बहू को, आज मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। इसने तो हमारी इज्जत उछाल कर रख दी है। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो ये मेरी इज्जत को तार तार करके रख देगी। अब देखती हूँ भाभी को माँ बाहर काम कैसे करने देती है। आखिरकार नेहा अपनी माँ के कान भरने में कामयाब हो ही जाती है और वो अपनी माँ को भड़का देती है। कुंती भी अपनी बहू का इंतजार करने लगती है। शाम को जब सुधा अपने घर आती है तब वो कुंती को ऐसे गुस्से में देखकर कहती है, माँ जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों बैठी हैं? कुंती कुछ बोलती उससे पहले रोहित वहां आ जाता है। रोहित को देखकर कुंती उससे कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह कुंती हॉल में बैठी थी, तभी वहां नेहा आती है और अपनी माँ के कान एक बार फिर भरने लगती है। माँ कल रात तो आप बड़ा गुस्से में कह रही थी, आने दो, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ये वो पता नहीं क्या क्या। हाँ, और रात को जब भाभी आई तो आप चुप क्यों हो गई? नहीं बेटा, मैं चुप नहीं हूँ, बल्कि इसको तो मैं अब बताऊंगी, तो बस देखती जा। कुंती अब गुस्से में अपनी बहू को बुलाती है। बहू, ए बहू कहाँ है? जरा बाहर तो आ, बात करनी है तुझसे। अपनी सास की आवाज़ सुनकर सुधा अपने हाथ में 10,000 रुपये लेकर आ जाती है, जहां वो अपनी ननद को भी देखती है। अपनी ननद को देख सुधा उसे इग्नोर करती है और अपनी सास के हाथ में 10,000 थमा देती है। मम्मी जी, पहले आप ये पैसे रख लीजिए, मेरी सैलरी आ गई थी कल रात में, बहुत ज़्यादा थक गई थी ना तो दे नहीं पाई, पर अभी आपको ये पैसे दे रही हूँ, ठीक है? हाँ बताइए, आप क्या बात करना चाहती थी? कुछ कहना था आपको? अपने हाथ में 10,000 देखकर कुंती का मुंह बंद हो जाता है और वो एक बार फिर अपनी बहू की तरफ हो जाती है और उसकी तरफदारी करने लगती है। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ तुझे कुछ कह रही थी। मैं तो बस ये कह रही थी कि आज तेरी ननद घर में खाना बनाएगी। वो कह रही थी कि उसकी शादी हो गई है, नहीं तो वही इस घर में खाना बनाती। तो मैंने भी बोल दिया, क्या हो गया, शादी के बाद भी तो बेटी जब अपने घर आती है तो बेटी बनकर ही आती है ना। क्यों नेहा बेटा, सही कह रही हो ना? हाँ हाँ माँ, सही कह रही हैं आप। सुधा बहू, आज नेहा खाना बनाएगी तो आज तू टाइम से घर आ जाना, लेट मत करना। जी माँ जी, मैं समय से आ जाऊंगी। सुधा मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगती है और जाते हुए अपनी ननद से कहती है, ननद जी कोशिश करते रहिए, हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतना बोलकर अब सुधा वहां से चली जाती है तो वहीं उसकी ननद का पासा उसी पर उल्टा पड़ जाता है, जिसके बाद नेहा भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने ससुराल चली जाती है और इस तरह एक बार फिर सुधा का घर पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। छोटी मोटी बहस तो हर घर में होती है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, लेकिन तब क्या जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए। ये कहानी है सोनिया की। सोनिया की शादी राहुल से हुई थी। मस्ती लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, उसी तरह इनका जीवन भी गुजर रहा था। एक बार की बात है, राहुल आप बिल्कुल बदल गए हो, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, मूवी भी नहीं दिखाते हो, यार सुनते ही नहीं हो, आइसक्रीम खिलाने भी नहीं ले जाते हो। छोटी बच्ची हो क्या? राहुल छोटी बच्ची तो नहीं, लेकिन उम्र में तो आपसे छोटी ही हूं ना मैं। अच्छा मैडम, चलो मैं अब ऑफिस के लिए जाऊं? अरे मेरी बात नजरअंदाज करके जा रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब आप किसी और को घुमाने ले जाने लगे हो। मुझसे तो मन नहीं लगता ना आपका। अरे पगली, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा, किसको लेके जाऊंगा घुमाने? ये बात तो आप ऐसे भी बोल सकते थे ना, थप्पड़ क्यों मारा? यही मेरा प्यार है। चलो बाय, मुझे देर हो रही है।
ऐसे कौन प्यार जताता है थप्पड़ मार के। फिर सोनिया अपने काम में लग जाती है। वहीं दोपहर में जब वो कपड़े धो रही थी तभी, बहू कहाँ है? मुझे दवाई तो दे दे, मेरी दवाई का समय हो गया है। हाँ थोड़ा रुक जाइए, कपड़े धो के आती हूँ। अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, दवा का समय निकल जाएगा। तू आके बता दे, मैं खुद ही ले लेती हूँ। माँ जी आप ना वो ब्लू वाली गोली ले लो, डॉक्टर ने दोपहर में वही खाने के लिए कहा है। बहू ने ब्लू वाली गोली तो बोली, लेकिन यहाँ तो दो दो गोलियां हैं, एक स्काई ब्लू और एक नेवी ब्लू। इसमें से कौन सी ब्लू लेनी होगी? शायद यही स्काई ब्लू, यही खा लेती हूँ। वहीं शाम के समय सोनिया की सास की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और जब राहुल घर आता है, सोनिया माँ कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं दोपहर में दवाई खाने के बाद माँ जी कमरे से बाहर ही नहीं आई, शायद तब से आराम ही कर रही हैं। 5 घंटे हो गए, अब तक आराम? बेटा तेरी माँ कमरे में काफी देर से सोई है, अब तू ही जाके देख के क्या हुआ है। माँ क्या हुआ, काफी देर से सो रही हो? राहुल माँ का टेम्परेचर चेक करता है तो उन्हें बहुत तेज बुखार था और वो दर्द से तड़प रही थी। ये क्या, इनको तो बहुत तेज बुखार है। बेटा सर भी दर्द से फटा जा रहा है, डॉक्टर को बुला ले। हाँ माँ अभी कॉल करता हूँ उन्हें। कुछ देर बाद, डॉक्टर साहब क्या हुआ है माँ को? इन्होंने कोई गलत दवाई खा ली थी जिस कारण इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। गलत दवा? हो सकता है माँ ने गलती से खा ली हो। जी मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ समय में ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि फिर से ऐसा कभी ना हो। जी डॉक्टर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। चलो सब ठीक हो गया, अच्छा हुआ, वरना माँ जी को एडमिट करना पड़ता तो कितना खर्चा हो जाता और आपको काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती। तभी राहुल सोनिया को जोरदार थप्पड़ मारता है। मुझे थप्पड़ क्यों मारा तुमने? आज माँ की तबीयत खराब होने के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम्हारे ही कारण माँ की हालत सीरियस हो गई थी। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता क्या? माँ को गलत दवा क्यों दी तुमने, जबकि तुम्हें उनकी दवाइयों के बारे में अच्छे से पता है? लेकिन मैंने तो आज माँ को दवाई दी ही नहीं। मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने उन्हें बता दिया था कि माँ ब्लू वाली दवाई खानी है। अब राहुल को सोनिया पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उसमें 2 ब्लू वाली दवाई है, नॉनसेंस औरत, किसी काम के नहीं हो तुम। वहीं सोनिया पड़े पड़े बिस्तर पर रो रही थी। सब मेरी ही गलती है, काश मैं माँ को समय से दवा दे देती, आज हमारा झगड़ा ना होता। मुझे ही मारकर मुझसे ही गुस्सा हो गया। वहीं आए दिन किसी न किसी बात पर राहुल की आदत हो गई थी सोनिया पर हाथ उठाने की। फिर एक दिन, सुनिए जी, ये बिजली का बिल आपके मोबाइल में ऐप है ना, उससे भर दीजिए ना। मेरे पास समय नहीं है, तुम बिजली विभाग के ऑफिस में जाकर बिल के पैसे जमा करके आओ। अरे घर में 70 काम पड़े हैं, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, आखिर क्या क्या करूं मैं? आप बिल भर दीजिए ना ऑनलाइन। लेकिन राहुल सोनिया की बात अनसुना करके वहां से चला जाता है। वहीं घर में ज्यादा काम होने के कारण सोनिया बिजली का बिल भरने नहीं जा पाती। अरे 6 बज गए, अब तो बिजली विभाग का ऑफिस भी बंद हो गया होगा, अब क्या करूं? वहीं जब रात में सब डिनर कर रहे थे तभी घर की लाइट्स कट जाती है। अरे ये लाइट कैसे कट गई? बाहर तो लाइट है, बेटा देख तो, कहीं किसी ने स्विच के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? तभी राहुल स्विच चेक करके आता है। सोनिया, लाइट बिल नहीं भरा ना तुमने? वो मैं घर का काम। तभी गुस्से से राहुल सोनिया को एक जोर का थप्पड़ मारता है, जिसकी गूंज पूरे घर में गूंजने लगती है और उससे ज्यादा सोनिया के दिमाग में। तभी सोनिया गुस्से से रोते हुए कमरे में चली जाती है। बेटा तूने बिना मतलब बहू पर हाथ उठा दिया। उसने तो तुझसे कहा था ना बिजली बिल भरने के लिए, लेकिन तू ही उसे अनसुना करके चला गया। बिजली विभाग का ऑफिस कितना दूर है यहाँ से, तुझे तो मोबाइल से करना था, वो भी नहीं कर पाया तू, और बहू को दोष दे रहा। अरे चुप रहिए ना आप, ये उन दोनों के बीच का मामला है। वैसे भी जब राहुल ने कहा तो बहू को करना चाहिए था ना काम। अरे ऐसे भी घर में कौन सा पहाड़ तोड़ लेती है वो।
वहीं लाइट ना होने के कारण रात भर सभी को गर्मी से नींद नहीं आती और सुबह सभी को उठने में देर हो जाती है। मेरा टिफिन कहाँ है? अभी तक नहीं बनाया। वो देर से उठने के कारण ना लेट हो गया बनाने में। बस बहुत हुआ, दिन ब दिन आलसी और कामचोर होती जा रही हो तुम। इस तरह राहुल बिना टिफिन लिए ही ऑफिस चला जाता है। अभी सोनिया रात की बात भूली तक नहीं थी कि उसके गाल पर एक और थप्पड़। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोल, क्या बात है? माँ जी, इनको समझाइए ना, हर बात पर मुझे थप्पड़ मार देते हैं। गलती मेरी हो या ना हो, बिन बात के ऐसे कौन करता है? देख बहू, यह तुम दोनों के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी यह सब तो नॉर्मल सी चीज है। तेरा पति है वो, अगर 2 थप्पड़ लगा भी दिए तो क्या हो गया? इतना नहीं सोचते, जा काम कर। सोनिया को सास की बातें बिल्कुल ठीक नहीं लगती, जिस कारण वो अपनी माँ को कॉल करती है। कैसी है बिटिया रानी? माँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अरे अरे, क्या हुआ? रो क्यों रही है बेटा? तभी सोनिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटा, ये भी कोई बताने वाली बात है? मियाँ बीवी का मैटर है, अपने से सॉल्व कर लो ना। और शादीशुदा जीवन में इतना एडजस्टमेंट तो ज़रूरी है। अगर दामाद जी ने गुस्से में 1-2 थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हो गया? तुझसे प्यार भी तो उतना ही करते हैं ना, और रहना तो तुझे वहीं है, तो बगावत करके क्या होगा बेटा? क्या है ये माँ? सब मुझे एक ही सुझाव दे रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये तमाचा सिर्फ मेरे गाल पर नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान पर पड़ा है। आज ये मुझ पे हाथ उठा रहे हैं, कल को जाने क्या करे। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कोई मेरा साथ दे या ना दे। वहीं शाम को जब राहुल घर आता है तो आज बहुत थक गया हूँ। सोनिया, मेरे जूते निकालो। ये तो आप खुद से भी कर सकते हो ना। वैसे भी मैं पूजा करने जा रही हूँ। पहले जूते निकालो फिर जाओ। सोनिया राहुल को कोई जवाब नहीं देती, जिस कारण गुस्से में राहुल फिर से सोनिया को मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी सोनिया राहुल का हाथ पकड़ लेती है। बस, बहुत हुआ, दोबारा ये गलती ना करना। सोनिया ने पहली बार राहुल का विरोध किया था। ये देखकर राहुल को काफी शौक लगा कि एक ही दिन में इतना परिवर्तन कैसे। अब सोनिया राहुल का हर काम करके तो देती, लेकिन कोई भी गलत बात या गलत हरकत वो गलती से भी बर्दाश्त ना करती। फिर एक दिन, सोनिया कहाँ हो? क्या हुआ, कहिए। ये मेरी शर्ट पर का दाग छूटा क्यों नहीं? हाथों में जोर नहीं है क्या? अब कपड़े भी साफ नहीं होते तुमसे? दूसरी शर्ट पहन लीजिए ना, कपड़े के तार में जंग लग गया है, शायद उसी का दाग है ये। लाइए, मैं इसे धो देती हूँ। तुम्हें एक्सक्यूज देना अच्छे से आता है ना? हाँ? फिर राहुल सोनिया को थप्पड़ मारने जाता ही है कि सोनिया उसका हाथ पकड़ लेती है और वो भी उसे मारने के लिए हाथ उठा देती है। यह देखकर राहुल सहम सा जाता है। सोनिया ने पहली बार ऐसा किया था। तुम्हें मारना मेरा इंटेंशन नहीं है राहुल, आई नो। शायद मेरे हाथ उठाने से तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो। अगर मैं तुम्हें सम्मान देती हूँ तो मैं बदले में सिर्फ सम्मान की ही उम्मीद करती हूँ। बिन बात के बार बार थप्पड़ मारना कहाँ का इंसाफ है, बताइए तो। अगर मैंने अभी तुम पर हाथ उठा दिया तो दुनिया की नजरों में तो मैं ही गलत बन जाती ना। तो जब तुम मुझे बिना बात के थप्पड़ मारते रहते हो तो मुझे कैसा लगता होगा? जब जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा है वो मुझसे ज्यादा मेरे आत्मसम्मान को थप्पड़ लगता है, जो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोनिया ने पहली बार राहुल के सामने मुंह खोला था। वहीं सोनिया की बातें सुनकर राहुल की आंखें नम हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और अंत में सोनिया की उसके आत्मसम्मान के लिए उठाई गई आवाज सफल होती है। सुमन और रेखा की जरा भी नहीं बनती थी। आए दिन सुमन को रेखा से किसी न किसी बात की नाराजगी रहती थी, पर बेचारी रेखा करती भी तो क्या। सुमन उसकी सास थी, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप सुमन की सारी बातें सुनती रहती। बहू, तुझसे एक काम सही से नहीं होता। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि बिना मुझसे पूछे तो सुबह का नाश्ता नहीं बनाएगी। पर माँ जी, आप सुबह के 9 बजे उठी हैं,
अगर मैं आपके उठने की राह देखती तो राजीव जी भूखे ही ऑफिस चले जाते ना। पता नहीं कैसी बहू मिली है मुझे, जब देखो मुझे उल्टे जवाब देती रहती है। और एक मैं थी, अरे बहू मैं भी कभी बहू थी। जब मैं बहू थी ना तब मैंने अपनी सास से कभी उल्टा जवाब नहीं किया। और एक तुझे देख लो, तुझे तो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। इस तरह सुमन रेखा से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को राजीव घर आता है और दोनों सास बहू का फूला हुआ मुंह देखकर चुपचाप खाने के टेबल पर खाना खाने लगता है और अपनी माँ से कहता है, माँ कल दादी आ रही है तो आप कल दादी की पसंद का खाना बनवा लेना। नहीं तो आप तो जानती है ना दादी को। क्या? कल तेरी दादी गांव से आ रही है? पर तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? माँ मुझे भी ये बात अभी कुछ देर पहले ही पता चली है। वैसे दादी ना हमें सरप्राइज़ देना चाहती थी। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे ये भी कहा था कि मैं उनके आने की खुशखबरी यहाँ पर किसी को ना दूँ। पर मैंने सोचा जैसे दादी हमें सरप्राइज़ दे रही है, क्यों ना उनके आने का स्वागत करके हम भी उन्हें सरप्राइज़ दे दें। अच्छा मैं चलता हूँ। रेखा कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, मुझे स्टेशन पर दादी को लेने जाना है। आ गई मेरी मुसीबत। हे भगवान रक्षा करना मेरी। सास की सास आ रही है, अब आएगा मज़ा। बहुत सास होने का रूप झाड़ती है ना माँ जी। अब जब उनकी सास आएगी और उनकी क्लास लेगी तब आएगा मुझे मज़ा। अब देखना सासू माँ, मैं कैसे आपकी सास के साथ मिलकर आपकी सांस गले में अटकाती हूँ। अगली सुबह राजीव अपनी दादी पुष्पा को लेकर घर आता है और घर आते ही पुष्पा सुमन से कहती है, बहू तो नहीं सुधरने वाली। मैं इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ पर तूने मेरे लिए अब तक साड़ी और गर्म पानी करके भी नहीं रखा। अरे पर माँ जी अभी तो गर्मी है ना, और भला गर्मी में गर्म पानी से कौन नहाता है? और मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आने वाली हैं। बहू मुझसे झूठ ना बोलिए, मैं राजीव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। और एक बात, अब मेरी उम्र हो चली है और एक बूढ़ा इंसान एक छोटे बच्चे की तरह नाजुक होता है, इसलिए इस समय तुझे मेरा ख्याल रखना चाहिए। पर ना तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना मुझसे। इस तरह पुष्पा घर आते ही अपनी बहू सुमन को डांटने लगती है। और इसी बीच रेखा अपनी दादी सास के लिए एक साड़ी लेकर आती है और अपनी दादी सास से कहती है, दादी जी आप नाराज़ मत होइए, माँ जी को आपका ख्याल नहीं है तो क्या हुआ, आपकी छोटी बहू है ना, मैंने आपके लिए पानी गर्म करके रखा है। और ये देखिए मैं आपके लिए नई साड़ी भी लेकर आई हूँ। चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए। कल मुझे सीख ले कुछ अपनी बहू से ही। अब क्या था, बेचारी सुमन अपनी बहू और सास के बीच में फंस जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रेखा की अपनी दादी सास से बहुत बनने लगती है, जिस वजह से हमेशा सुमन अपनी सास और बहू के बीच में फंस जाया करती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी ये आपकी कॉफ़ी, और आप मुझे बता दीजिए ना नाश्ते में क्या बनाऊँ। कॉफी? सुमन बहू कब से कॉफी पीने लगी तू? और ये क्या है हाँ? सुबह के 8 बज गए और घर में नाश्ता नहीं बना? हाँ दादी जी, जिस दिन घर में चाय बनती है ना उस दिन माँ जी को कॉफ़ी चाहिए होती है, और जिस दिन कॉफ़ी बनती है उस दिन चाय। हाँ नाश्ते का तो पूछिए मत, माँ जी तो सुबह के 9 बजे उठती है ना, और अगर मैं कभी बिना उनकी इजाज़त के नाश्ता बना दूँ तो नाश्ता करने में भी इनके 100 ड्रामे होते हैं। अब आप ही बताइए मैं बेचारी क्या करूँगी। बहू जहाँ तूने अपनी दादी सास से मेरी इतनी चुगली कर दी है, वहीं तो अपनी दादी सास को ये भी बता दे कि मैं तुझे एक दिन पहले ही बता देती हूँ कि नाश्ते में क्या बनेगा। और रही मेरे सुबह 9 बजे उठने की बात, तो खुद भी कौन सा जल्दी उठ जाती है। सुमन बहू अपनी गलतियों को छुपाने के लिए रेखा बहू पर अपनी गलतियों को मत डालो। मेरे सामने की बात है, आज सुबह 4 बजे रेखा बहू मेरी उठ गई थी। अरे मेरे साथ मंदिर भी गई थी, पर तू नहीं सुधरने वाली।
शादी के बाद भी तेरी आंख नहीं खुलती थी और सास बनने के बाद भी नहीं खुलती। क्या कहा दादी जी आपने? माँ जी पहले भी इसी तरह से सोती थी? और नहीं तो क्या बहू, ये पहले भी 10-10 बजे उठा करती थी और आज भी 10 बजे उठती है। इसके पास पहले भी कोई काम नहीं था और अब भी कोई काम नहीं है। इतना बोलकर पुष्पा सुमन के दिन याद दिलाने लगती है। सुमन के बारे में जानकर रेखा को बड़ा मजा आता है, वो तो खूब मजे लेती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गलती से सुमन के हाथों रेखा का फोन टूट जाता है। माँ जी, आपने मेरा इतना महंगा फोन तोड़ दिया, अब आप ही मुझे फोन दिलाएंगी। अरे बहू, मैंने तेरा फोन कोई जानबूझकर नहीं तोड़ा। जैसे भी हो, टूटा तो है ना। अगर आपने मुझे फ़ोन नहीं दिलाया तो मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी और आपकी शिकायत दादी जी से कर दूँगी। अरे मेरी माँ, चुप हो जा और थोड़ा आराम से बोल। अगर तेरी दादी सास ने सुन लिया ना तो घर में भूकंप आ जाएगा। तुझे नया फ़ोन चाहिए ना? अरे दिला दूंगी नया फ़ोन, बस अपना मुंह बंद रख। अब क्या था, अब रेखा दादी सास की धमकी देकर अपनी सास से अपनी बात मनवा लेती, जिसके बाद ना चाहते हुए भी सुमन रेखा को आईफोन दिलाती है। पर जब सुमन की सास पुष्पा रेखा के हाथ में नया आईफोन देखती है तो उसे वो फ़ोन बहुत पसंद आता है। बहू, तेरा फ़ोन तो बहुत अच्छा है। हमारे समय में तो ऐसे फ़ोन होते ही नहीं थे। काश मुझे भी कोई इतना महंगा फ़ोन देता। दादी जी, मुझे ये फ़ोन माँ जी ने दिया है। अब जैसे ही पुष्पा को पता चलता है कि सुमन ने अपनी बहू को फ़ोन दिया है तो पुष्पा का पारा गर्म हो जाता है और पुष्पा सुमन से कहती है, दिखा दिया ना फर्क सास और बहू में। अपनी बहू को फ़ोन दिया जा रहा है और सास को आज तक एक साड़ी भी नहीं दी गई तुझसे। अरे जब मेरी सास जिंदा थी तब मैं हमेशा अपनी सास को कुछ ना कुछ देती, पर एक तुझे देखो, बेशर्म कहीं की। अब क्या था, अपनी सास के ताने सुनकर बेचारी पुष्पा अपनी सास को भी आईफोन दिलाती है और इसी तरह से दिन बीतते हैं। समय के साथ बेचारी सुमन अपनी सास बहू के बीच में फंसती ही जाती है। हे भगवान, न जाने मेरी सास कब जाएगी। मैं तो इन सास बहू के बीच में फंस चुकी हूँ। सुमन ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी गांव से पुष्पा के बड़े बेटे का फ़ोन आया। क्या बेटा, मुझे कल के कल गांव आना पड़ेगा। किसी ने हमारी ज़मीन हड़प ली। फिक्र मत कर, मैं कल ही गांव आ रही हूँ और जिसने भी हमारी ज़मीन हड़पी है उसको तो मैं अच्छा मज़ा चखाऊंगी। भगवान जी, आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। अब जब आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली है तो मैं ना कल आपको देसी घी में लड्डू चढ़ाऊंगी। अब बताती हूँ मैं अपनी बहू को। मेरी सास के आने के बाद ये खुद को शेर समझने लगी थी ना, अब बताऊंगी मैं उसी को कि अगर वो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। अब सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और पुष्पा के जाते ही एक बार फिर सुमन शेरनी बन जाती है और रेखा म्याऊ भीगी बिल्ली। ठीक उसी तरह जिस तरह से दादी सास के होते हुए रेखा की सास सुमन थी।